हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के सम्स। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो कॉमर्स ड्रिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए सो दैट आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है ये सारे, पेज नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। अब ये क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, यानी कि क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई है, एक है ट्रायल बैलेंस और दूसरा है एडजस्टमेंट। ये जो टेबल है इसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं और नीचे दिए गए हैं एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस की होती है 1 इफेक्ट और सारे एडजस्टमेंट्स की होती है 2 इफेक्ट्स। गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती। तो ये रीना और आरती कौन है? हमारे पार्टनर्स है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यानी आंसर में क्या चाहिए उन्हें? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये दो सेपरेट अकाउंट्स है, वन इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड अदर इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का हमें बनाना है। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट का मतलब होता है बैलेंस शीट भी सेम डेट की ड्रॉ करनी है। यानी 3 चीज़ें तो हमें दिख रहा है क्या प्रिपेयर करना है। फर्स्ट इज ट्रेडिंग, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। इसके अलावा हम एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स का, जिसमें या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ होता है या तो करंट अकाउंट। सो ये कैसे पता चलेगा कि कब कैपिटल बनाना है और कब करंट? तो ये आपकी ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में जहाँ भी पार्टनर्स के नाम दिए गए हैं हम वहाँ चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पार्टनर्स का नाम दिख रहा है कैपिटल और डेबिट साइड पे भी पार्टनर्स का नाम दिख रहा है ड्राइंग्स के नाम पे, पर हमें देखना है कि हम कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे या करंट। सो यहाँ पर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बारे में जब कोई जानकारी नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पोस्टिंग्स की मार्किंग करनी है। तो ट्रायल बैलेंस में दी गई चीज़ों का पोस्टिंग करना होता है। ये जितने भी अकाउंट्स के हमने नाम लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 4 जगहों पर पोस्टिंग करनी होती है। तो ये 4 जगह कौन सी है? तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का पहला साइड है डेबिट साइड। तो डेबिट साइड से जो भी पोस्टिंग होगा उसका आंसर आएगा ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट या बैलेंस शीट का असेट्स। ये 4 में से ही आंसर आएगा। ट्रेडिंग अपना क्रेडिट बैलेंसेस यानी कि क्रेडिट साइड की पोस्टिंग होगी ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट और बैलेंस शीट का लायबिलिटी। यही आंसर्स में से हम आंसर लिखेंगे। और आपको पोस्टिंग अच्छे से आने के लिए देयर इज ओनली वन ट्रिक दैट यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन द फॉर्मेट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट which is given in your textbook on page number 16, 17 and 18। तो हम फॉर्मेट्स जिन्होंने अच्छे से रीड किए होंगे उन्हें ये पोस्टिंग्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रास्प होगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। परचेजेस जाता है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। अब डेबिट है या क्रेडिट, क्योंकि अकाउंट की 2 साइड होती है तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है डेबिट क्रेडिट का, क्योंकि हम साइड डेबिट वाली ही पढ़ रहे हैं। तो ट्रेडिंग डेबिट में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स हर क्वेश्चन में आते हैं, याद रखो, बैलेंस शीट असेट में ही जाएगा। सेल्स रिटर्न, देखिए सेल्स रिटर्न दिया डेबिट में है पर हम उसे लिखते क्रेडिट में है। तो जब ये मैथमेटिक्स है इजी, तो जैसे अगर एक साइड वो पॉजिटिव है तो जब वो अपनी साइड बदलता है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम ये मैथमेटिक्स में सीखते थे वैसे ही अकाउंट्स में अगर आप किसी डेबिट की चीज़ को क्रेडिट में लिखते हो या क्रेडिट की चीज़ को डेबिट में लिखते हो तो उसे माइनस करके लिखना होता है। तो सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा। ठीक है, उसे हम डेबिट में ना लिखते हुए क्रेडिट में लिखेंगे, पर जब हम उसे क्रेडिट में लिखेंगे तो माइनस सेल्स करके लिखेंगे, यानी सेल्स में से हमें इसे माइनस करना है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ये भी हर क्वेश्चन में रहता है तो ये भी जाता है ट्रेडिंग में, और क्योंकि डेबिट साइड है तो ट्रेडिंग का डेबिट साइड। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में फॉर्मूला में जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट असेट्स, फर्नीचर बैलेंस शीट असेट्स, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, रॉयल्टीज ट्रेडिंग डेबिट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट,
सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट, वेजेस, ट्रेडिंग, डेबिट, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट। अब जैसे ही ड्राइंग्स आया, पार्टनर्स के नाम आ गए, पार्टनर्स का नाम आ गया मतलब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, और क्योंकि डेबिट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में इसकी एंट्री होगी। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट, असेट, कैश इन हैंड, बैलेंस शीट, असेट्स। डेबिट साइड की चीज़ें असेट्स में जाती है स्टूडेंट, क्योंकि एसेट की बैलेंस ही डेबिट होती है। क्रेडिट साइड, अब आ जाते हैं हम लोग हमारे क्रेडिट साइड पे। तो जैसे डेबिट की चीज़ें डेबिट में ही जाती है या तो एसेट में जाती है, वैसे क्रेडिट की चीज़ें क्रेडिट या तो लायबिलिटी में जाती है। तो सेल्स आएगा हमारा ट्रेडिंग में, क्रेडिट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। परचेज रिटर्न, तो जैसे परचेज रिटर्न दिया क्रेडिट में, पर हम हमारे फॉर्मेट में लिखते हैं उसे डेबिट में, तो जब डेबिट में लिखेंगे तो माइनस करके लिखेंगे। माइनस किस में से? परचेज में से। ये जो आरडीडी है ये ओल्ड आरडीडी है। आपके क्वेश्चन में जो बैड डेट और आरडीडी दिया रहता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, ये दोनों ओल्ड होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में नीचे न्यू बैड डेट एंड न्यू आरडीडी भी दिया रहता है। तो ये जो ओल्ड बैड डेट या ओल्ड आरडीडी है ये हमारे फॉर्मूला में माइनस हो जाता है, ठीक है। डिस्काउंट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। और जैसे ही कैपिटल आया तो बट ऑब्वियस है, कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया हमने, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। और दूसरा चीज़, यहाँ पे एक डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है और एक डिस्काउंट डेबिट में दिया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, दोनों ही चीज़ें पीएनएल में जाएगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, एक प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। नेक्स्ट है हमारे एडजस्टमेंट्स। अब एडजस्टमेंट्स के याद रखने हैं 2 इफेक्ट से, यानी कि हर एक के 2 आंसर होंगे। और जिन एडजस्टमेंट की वजह से ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिए गए किसी भी चीज़ पे असर पड़ेगा तो उसे हमें टिक मार्क या स्टार मार्क करना होगा, क्योंकि हमें उस अमाउंट को चेंज करना है। तो पहला है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दी गई किसी भी चीज़ को चेंज करता नहीं है, तो ये डायरेक्टली पोस्ट होगा। और ये वो एडजस्टमेंट है जो आपके फाइनल अकाउंट्स के हर क्वेश्चन में है। तो एक आएगा ट्रेडिंग क्रेडिट और दूसरा है बैलेंस शीट असेट। ये बाय हार्ट हो जाना चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पे आएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। नेक्स्ट है राइट ऑफ ₹900 एज बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 1000। ये इतना बड़ा जो दिया है ये और कुछ नहीं है, आरडीडी है, और ये बैड एंड डाउटफुल डेट्स यानी बैड डेट्स है, पर ये दोनों ही कौन से है? न्यू। क्वेश्चन में दोनों थे ओल्ड ऊपर और एडजस्टमेंट में दोनों है न्यू। तो इनके 2 इफेक्ट देने के लिए पहला इफेक्ट आएगा हमारा डेटर्स में से माइनस होगा दोनों का दोनों, और दूसरा इफेक्ट भी दोनों का सेम है, पीएनएल डेबिट। अब क्योंकि ये डेटर्स में आएगा तो डेटर्स को 2 स्टार मार्क करूँगी क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो अगेन ये डेटर्स और क्रेडिटर्स से जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट है, तो ऊपर जाएंगे तो डेटर्स को 1 और स्टार होगा और 1 स्टार होगा हमारे क्रेडिटर्स को। तो अब हमें यहाँ पे आंसर लिखना है, तो अगेन इसका भी आंसर सेम है। तो डेटर्स वाला पहले माइनस होगा डेटर में से और दूसरा इफेक्ट पीएनएल डेबिट, और क्रेडिटर वाला पहले माइनस होगा क्रेडिटर्स में से, पहले माइनस होगा क्रेडिटर्स में से, और सेकेंड इफेक्ट पहले माइनस क्रेडिटर्स और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट में। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एडजस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और बहुत इजी एडजस्टमेंट है। आपको एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट भले ही ना आते हो, पर आप अगर एक इफेक्ट भी करके आओगे तो आपका हाफ मार्क सिक्योर हो जाता है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 2 एक्सपेंसेस है, एक है वेजेस और दूसरा है सैलरीज। तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, एक वेजेस और एक सैलरी, दोनों को 1-1 स्टार करेंगे और नीचे के अब आंसर लिखेंगे। तो पहले होगा दोनों में प्लस, यानी दोनों में ऐड करना है, वेजेस में 700, सैलरी में 800, और सेकेंड इफेक्ट दोनों का सेम है बैलेंस शीट का लायबिलिटी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि पैसा देना बाकी है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। ये एडजस्टमेंट पहले तो इंश्योरेंस के साथ जुड़ी हुई है, तो ट्रायल बैलेंस में जाके इंश्योरेंस को 1 स्टार मार्क किया, पर नीचे आके अब आंसर लिखना है हमें। तो अब आंसर कैसे है? तो एक सिंपल सा बात है, हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 में, और हमारा ईयर स्टार्ट हुआ रहेगा 1 अप्रैल 2018 में, और हमने इंश्योरेंस भी तभी ख़रीदा है,
यानी इस साल हमारा इंश्योरेंस 12 मंथ्स का आएगा एंड 3 मंथ्स का हमने एडवांस पेमेंट किया है। टोटल 15 मंथ्स का पेमेंट है ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। सो ये एडजस्टमेंट इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है और ये एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस की। ठीक है, अब इसका आंसर मैं लिखती हूँ। पहले ये माइनस होगा इंश्योरेंस में से 3 मंथ्स का अमाउंट और सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट्स में। एनी एक्सपेंस विच इज पेड इन एडवांस इज अ असेट। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 57 पे और 2 एडजस्टमेंट्स है। पॉइंट नंबर 6, डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। अगेन आउटस्टैंडिंग जैसा ये भी सिंपल एडजस्टमेंट है। जैसे आउटस्टैंडिंग में प्लस होता है, डेप्रीसिएशन यानी एसेट की वैल्यू कम होना यानी हमें माइनस करना है। तो कितना? 5%। किस में से? लैंड एंड बिल्डिंग में से। तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार मार्क करेंगे, फिर नीचे आके आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो पहला आंसर है माइनस होगा लैंड एंड बिल्डिंग में से और सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। 7th पॉइंट है, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द कैपिटल रेशियो। रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं है, बोला है कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो यानी ये दोनों का कैपिटल का अमाउंट लेंगे, रीना इज टू आरती। तो रीना का कैपिटल है 50,000 और आरती का कैपिटल है 30,000। सो यहाँ पर 4 ज़ीरो और यहाँ के 4 ज़ीरो कट हो जाएंगे तो बचेगा 5:3, यानी रीना और आरती का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 5:3। ये जानकारी उन्होंने हमें दी नहीं थी, हमने कैलकुलेट की है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। अब ध्यान दीजिए, ये जितना भी मैंने मार्किंग किया है स्टूडेंट्स, ये मार्किंग एग्जाम में करना अलाउड नहीं है बिकॉज यहाँ पर हमने आंसर्स लिखे हैं। तो आपको क्या अलाउड है? तो आपको एडजस्टमेंट मार्किंग यानी कि ये जो हम स्टार कर रहे हैं ना, ये अलाउड है आपको। बाकी की कोई भी चीज़ लिखना, मार्किंग करना अलाउड एग्जाम में नहीं है। और मैं एक और पॉइंट ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे साथ में ये सम सॉल्व कीजिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। जितना आप इसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपका बहुत ईजीली आपको ये सम बाय हार्ट हो जाएगा क्योंकि आपका हर सम सिमिलर दिखता है। बस हर सम में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग होती है, बाकी हर सम सेम ही है, सॉल्व करने का तरीका भी सेम है। तो आप 1-2 बार जब इसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझेगा कि नेक्स्ट सम में हमें कैसे लिखना है। ठीक है, और अब हमें ड्रॉ करना होगा हमारा फॉर्मेट्स। तो हमारे सारे एडजस्टमेंट की मार्किंग हो चुकी है, हमने सब कुछ कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी ये भी मार्किंग कर लिए। तो अब हम जाते हैं हमारे आंसर पे। सो देखिए, ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट्स बनेगा जिसके अंदर सबसे पहले मैंने लिख दिया है कि हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 56 एंड 57 पे दिया गया है। फिर आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ रीना एंड आरती, पार्टनर्स के नाम आएंगे। पहला अकाउंट क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। दूसरा अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फिर तीसरा अकाउंट बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें अगर ध्यान दोगे तो अमाउंट के कॉलम में रीना एंड आरती के नाम लिखे गए हैं। और लास्ट हमारा बनेगा बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स कि आपको जब अकाउंट के नाम पता होंगे तो आप उसमें कौन सी चीज़ पोस्ट करोगे ये बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो पहले हर चैप्टर में हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं इनके नाम बाय हेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें तो फिक्स बनाओगे और चौथा अकाउंट या तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में से कोई एक बनेगा। ठीक है, फिर क्योंकि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनर्स कैपिटल ये तीनों अकाउंट है, इसका लेफ्ट साइड है डेबिट, राइट साइड है क्रेडिट। आपको ये ध्यान देना होगा कि ये डेबिट और क्रेडिट यहाँ से अलग होते हैं। पूरा लेफ्ट साइड डेबिट है, पूरा राइट साइड क्रेडिट है। पार्टनर्स कैपिटल भी क्या है? अकाउंट है, तो इसको भी डेबिट क्रेडिट डाला। पर बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो यहाँ डेबिट क्रेडिट होता नहीं है। फिर तीसरी चीज़, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से लिख के रखी है क्योंकि इतनी चीज़ें हैं जो आपके हर क्वेश्चन में हैं, फिक्स है कि ये आता ही है। तो आप ये फॉर्मेट हमेशा याद रखो। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज में से हमेशा माइनस होगा परचेज रिटर्न, क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो
आप बाय हैट ही इसी तरीके से करो कि परचेज में से हमेशा परचेज रिटर्न क्या करना है, लेस करना है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट साइड, जिसमें है सेल्स। सेल्स में से माइनस होता है हमारा सेल्स रिटर्न, ये भी फिक्स है। और ओपनिंग स्टॉक का ऑपोजिट क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, एक ट्रेडिंग क्रेडिट और दूसरा बैलेंस शीट असेट। देखो मैंने दो जगह पे क्लोजिंग स्टॉक लिख के रखा है, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो हमें एक बैड डेट्स का फॉर्मूला लिखना है, जिसमें दो बैड डेट और दो आरडीडी है। दो में से एक ओल्ड है, एक न्यू है, वैसा। सो हमारा ये वाला बैड डेट ओल्ड है, जो ये वाला बैड डेट है ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस में। न्यू बैड डेट्स आपको मिलते हैं एडजस्टमेंट में। न्यू आरडीडी भी आपको मिलती है एडजस्टमेंट में, और ओल्ड आरडीडी आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी ये भी मैंने बता दिया है। फिर बैलेंस शीट में आएंगे, और बैलेंस शीट में जैसे क्लोजिंग स्टॉक तो है, पर इसके अलावा और दो चीज़ें हैं जो आपके हर क्वेश्चन में है, दैट इज़ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी, क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनसे हमने गुड्स उधार पे, क्रेडिट पे खरीदे हैं और इन्हें पैसा देना बाकी है। और डेटर्स वो है जिन्हें हमने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, उनसे हमें पैसा लेना बाकी है, इसीलिए वो असेट्स में आते हैं। एक बार ये फॉर्मेट आपका रेडी हो जाए तो फॉर्मेट में सब आप देखोगे पर्टिकुलर्स रुपीज़ सब जगह सेम फॉर्मूला है, यानी सेम फॉर्मेट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पोस्टिंग्स करनी है बहुत ही सिंपल वे में, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। एंड होप आप सब लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो। मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक शो कर रही हूँ। तो यहाँ हमारा है पेज नंबर 56 पे पहला डेबिट साइड। आप देखोगे ध्यान से तो डेबिट साइड में सबसे पहले क्या दिया है, आप जब भी कोई चीज़ पढ़ो फाइल अपना अकाउंट्स में, तो एक चीज़ याद रखो, आपको तीन चीज़ें एक साथ करनी होती है। नाम पढ़ना होता है, अमाउंट पढ़ना होता है, और तीसरा उसको कोई स्टार मार्क है या नहीं ये चेक करना होता है, क्योंकि स्टार मार्क के बेसिस पे हम एडजस्टमेंट और लाइन छोड़ने का प्रोविज़न करते हैं। तो पहला है हमारा परचेजेस। तो परचेजेस हमने ऑलरेडी ट्रेडिंग डेबिट में लिख के रखा है। आपको जहाँ लगे आप स्टूडेंट इसे पॉज कीजिए और साथ में मेरे आप अपने नोटबुक में एंट्री करते जाइए, तो आपको बहुत 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 आसान लगेगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक सामने रखें और मेरा वॉइस पे फोकस कीजिए। तो पहला है हमारा परचेजेस, और परचेजेस को कोई स्टार नहीं है, पर फिर भी हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से परचेज रिटर्न माइनस होगा। क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, हम ऐसे ही इसे एंट्री करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स भी मैंने बैलेंस शीट के असेट में ऑलरेडी लिख के रखा था, तो बट सन्ड्री डेटर्स में आ गए और इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000। अब इसे तो 3 स्टार हैं, तो पहले स्टार के लिए एक लाइन, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 2, तो इस तरीके से लाइंस छोड़ दिया। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। तो हमारा सेल्स रिटर्न सेल्स में से माइनस होता है, जो हमने ऑलरेडी लिख के रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 1000। और इसे मैं ब्रैकेट डालती हूँ, क्योंकि ब्रैकेट आपको ये मैसेज देगा कि ये अमाउंट आपको माइनस करनी है, ना कि प्लस। ओपनिंग स्टॉक है 18,100। ओपनिंग स्टॉक हमेशा आउटर कॉलम में ही आएगा आपका। नेक्स्ट है बैड डेट्स। तो ये बैड डेट्स कौन से बैड डेट्स है? ट्रायल बैलेंस वाले, यानी कि ओल्ड बैड डेट्स है। तो ओल्ड बैड डेट्स की अमाउंट है 500। सो ये सब इनर कॉलम में ही लिखेंगे। नेक्स्ट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। सो लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा असेट्स में। तो डेटर्स के नीचे जितना लाइन छोड़ा है उसके बाद लिखो लैंड एंड बिल्डिंग। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार किया है, हम इनर कॉलम में लिखेंगे 25,000 और एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर भी हमारा क्या है? एसेट्स है। तो फर्नीचर लिखा और 20,000 इनर कॉलम में लिख के एक लाइन छोड़ दिया। नेक्स्ट है फर्नीचर के बाद डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सो जब आप डेबिट क्रेडिट यानी अकाउंट में एंट्री करते हो, तो डेबिट में 2 से शुरू करना होता है और क्रेडिट साइड पे बाय से शुरू करना होता है। सो यहाँ पे आएगा 2 डिस्काउंट, और क्योंकि इसे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये सीधा आउटर कॉलम में जाएगा 1000। नेक्स्ट है रॉयल्टीज़। सो रॉयल्टीज़ की अमाउंट है 700, और रॉयल्टीज़ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे, तो यहाँ आ जाएगा 2 रॉयल्टीज़।
और अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में रॉयल्टीज़ का 700। नेक्स्ट है रेंट। रेंट हमारा, क्योंकि ये फैक्ट्री के बारे में बोला नहीं है तो ये ऑफिस रेंट कंसिडर करके P&L में एंट्री हो जाएगी, टू रेंट। और इसे कोई भी एडजस्टमेंट यानी स्टार मार्क नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरीज भी जाएगा हमारे P&L में प्रॉफिट एंड लॉस में, टू सैलरीज। और क्योंकि इसे स्टार मार्क यानी एडजस्टमेंट है इसे इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है वेजेस। तो वेजेस हमारा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग में जाएगा टू वेजेस। और क्योंकि इसे भी स्टार है 800 इनर कॉलम में लिखा, एक लाइन छोड़ दिया। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। सो यहाँ पर इंश्योरेंस हम लिखेंगे टू इंश्योरेंस और अमाउंट है 1500। सो ये भी आ जाएगा इनर कॉलम में, एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट है ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स में दो नाम दिए हैं, रीना एंड आरती। तो रीना एंड आरती का हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया है। सो यहाँ आ जाएगा डेबिट में टू ड्राइंग्स, अमाउंट आ जाएगी 2000 एंड 1000। नेक्स्ट है कैशेड बैंक एंड कैश इन हैंड। ये लास्ट की दो चीज़ें हैं डेबिट की जो असेट्स ही है, एक है कैश इन हैंड और दूसरा है कैश एट बैंक। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है तो अमाउंट मैं ध्यान से लिखूंगी। पहले मैंने कैश इन हैंड लिखा है यानी वेरी पहली अमाउंट 2000 है, और फिर मैंने कैश एट बैंक लिखा है, उसका अमाउंट है 11,500। सो इस तरीके से डेबिट साइड का पोस्टिंग हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे सबसे पहले दिया है सेल्स। तो हमने लिख के रखा था सेल्स को ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो सेल्स को ट्रेडिंग के क्रेडिट में लाया हमने। ट्रेडिंग के क्रेडिट में अमाउंट है 58,200। तो 58,200 में से 1000 गया, माइनस किया तो आंसर आएगा 57,200। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमने लिख के रखे हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में, बट क्योंकि इसे एक स्टार है हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे। आई होप आप लोग इसे समझ रहे हैं। आप जहाँ पर भी आपको लगे कि ये बहुत स्पीड में जा रहा है, आप पॉज कर करके आप इसे वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप इसे एंड तक देखें सो दैट आपको रियलाइज़ हो कि आंसर निकालना कितना ज़्यादा आसान हो सकता है एंड यू कैन ईजीली स्कोर 12 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स आउट ऑफ दिस सम। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न्स। तो परचेज में से माइनस होगा परचेज रिटर्न्स और अमाउंट आएगी 500। सो ये 500 हमें माइनस करना है। तो 35,500 में से 500 गया तो 35,000 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है RDD। अब ये जो RDD है ये ओल्ड RDD है। आपका ध्यान आपके टेक्स्ट बुक में रखिए। क्यों? क्योंकि आप अपनी टेक्स्ट बुक से जितना पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आसान आपके लिए क्वेश्चन पेपर रीड करना भी हो जाएगा। तो ये जो ओल्ड RDD है ये है 800। सो ये 800 यहाँ लिख देंगे ओल्ड RDD और ब्रैकेट डाल देंगे। क्यों ब्रैकेट डाला मैंने, आप सोचिए और बताइए। तो ये ब्रैकेट इसलिए डाला है क्योंकि ये माइनस वाली चीज़ है। नेक्स्ट है RDD के बाद डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। हमेशा याद रखो आपको एक लाइन प्रॉफिट एंड लॉस में शुरू की छोड़नी ही होती है। तो हमारा ये आंसर है नेक्स्ट वाला RDD के बाद डिस्काउंट। सो यहाँ मैंने लिखा बाय डिस्काउंट, अमाउंट है 50 रुपीज़। नेक्स्ट है कमीशन। तो कमीशन भी क्या है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रेडिट में दिया है, मतलब ये हमारी इनकम कंसिडर होती है। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट। सो हमने कैपिटल का एक सेपरेट अकाउंट बनाया है, उसके क्रेडिट साइड पे एंट्री होगा। लेकिन जब आप कैपिटल अकाउंट में होते हो तो उस टाइम पे आप कैपिटल नहीं लिख सकते। उस टाइम पे आपको लिखना रहता है बाय बैलेंस, क्योंकि ये बैलेंस है कैपिटल की जो क्वेश्चन में दी गई है कि अभी रीना का कैपिटल 50,000 है और आरती का कैपिटल 30,000 है और ये अमाउंट चेंज होगी जैसे जैसे हमारा सम हो जाएगा। इसमें अमाउंट ऐड होगी, लेस होगी, सब कुछ होगा। और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड का भी पोस्टिंग ख़त्म। सो इस तरीके से हमने पोस्टिंग्स किए हैं। सो पोस्टिंग में आप आराम से स्टूडेंट्स 5 to 6 मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में निकाल सकते हो, यानी कि आपको ये अचीव हो सकता है, जिसमें बस ये डिसाइड करना है कि ट्रेडिंग में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, असेट या लायबिलिटी में।
नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट्स। सो अगर हम देखें एडजस्टमेंट 1 बाई 1 तो ये बहुत ईजी है। पहला एडजस्टमेंट जो हर क्वेश्चन में है, आता है, आएगा ही वैसा। सो हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो क्लोजिंग स्टॉक को हमें दो जगहों पे लिखना है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट के असेट्स में। तो हमें ये दो जगह सेम अमाउंट लिख देनी है। तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 22,000, बैलेंस शीट असेट में लिखा। एंड मैं क्या करती हूँ, आपको एडजस्टमेंट सारे कलर्ड पेन से बताती हूँ सो दैट आपके लिए भी इजी हो जाए कि हाँ ये एडजस्टमेंट वाला पार्ट है करके। सो मैं रेड पेन का यूज़ करती हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। तो क्लोजिंग स्टॉक है 22,000 क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा हमारे ट्रेडिंग के क्रेडिट में 22,000। सो ये इस तरीके से मैंने अमाउंट लिख दिया है आउटर कॉलम में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेट्स ₹1000। मैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ रही हूँ अभी। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने बैड डेट्स के बारे में कहा है। तो ये कौन से बैड डेट्स और आरडीडी है, तो ये न्यू बैड डेट एंड न्यू आरडीडी है। तो डेटर्स में से माइनस होगा न्यू बैड डेट्स। तो न्यू बैड डेट्स की अमाउंट उन्होंने दी है 900, और 40,000 में से 900 गया यानी माइनस हुआ तो आंसर आ जाएगा 39,100। अब ये न्यू बैड डेट्स की सेकेंड इफेक्ट, हमने बैड डेट्स का एक फॉर्मूला लिख के रखा है। सो यहाँ पर आ जाएगा 900 सेकेंड लेवल पे न्यू बैड डेट्स का। फिर उस क्वेश्चन में आगे बोला है क्रिएट प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स यानी कि आरडीडी। तो ये है न्यू आरडीडी, इसे भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किस में से, तो डेटर्स में से। न्यू आरडीडी कितना परसेंट अमाउंट है, 1000। परसेंटेज दिया रहता तो हम परसेंटेज कैलकुलेट करते, क्योंकि ये माइनस है हम ब्रैकेट डालेंगे। 1000 माइनस हो गया तो आंसर आ जाएगा 38,100। अब ये 1000 का भी सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही। सो इस तरीके से ये चारों अमाउंट हमारे पास आ चुके हैं, और जब चारों अमाउंट आ चुके हैं तो इट इज़ टाइम कि हम इसे टोटल करके बाहर ले लें। तो यहाँ पहला अमाउंट है 500, दूसरा अमाउंट है 9,000 और तीसरा अमाउंट है 1000। ये तीनों ऐड होंगे अगर आप ध्यान देंगे। सो यहाँ प्लस का साइन है, तो यहाँ टोटल आ जाएगा हमारा 2,400। और ये जो लास्ट वाला 800 है ये हमें माइनस करना है, क्योंकि मैंने उसे ब्रैकेट डाला है, फॉर्मूला में ये माइनस हो रहा है। तो 24 माइनस 8 16। सो आंसर आया हमारा 1,600। ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टमेंट नंबर 3 क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अब देखिए आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेटर्स की टोटल 3 एडजस्टमेंट थी। तो जब आपके क्वेश्चन में ऐसे ही 3 एडजस्टमेंट आ जाए तो हमेशा याद रखिए बैड डेट, आरडीडी और आरएफडीडी, यानी कि रिजर्व फॉर, ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा दिया है ये है आरएफडीडी। आरएफडीडी सबसे आखिर में माइनस होता है, ठीक है। डेटा से जुड़ी और जितनी भी एडजस्टमेंट है वो पहले होती है, फिर बैड डेट होता है, फिर आरडीडी होता है और फिर आरएफडीडी होता है। क्यों? क्योंकि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स उन डेटर्स के लिए है जो अपना समय से पैसा देते हैं। तो ये हमारे अच्छे डेटर्स हुए। सो फिलहाल सब हटाने के बाद, यानी बैड डेट यानी जो पैसे डुबा चुके हैं, आरडीडी यानी जो पैसे डुबा सकते हैं, यानी कि वो पैसे आने नहीं आने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम उसका रिजर्व बनाते हैं। तो लास्ट में ये 38,100 ये हमारे अच्छे डेटर्स है। तो अगर ये आए तो ये जल्दी आ सकते हैं, तो इन्हें हम ऑफ़र करते हैं डिस्काउंट। सो ये है न्यू आरएफडीडी। आरएफडीडी का मतलब है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डिस्काउंट कितना देने के लिए कहा है डेटर्स पे, 3% का। सो 3% का आंसर निकालेंगे। सो 38,100 का 3/100 3%, तो ये 2 0 कट हो गए, तो 381 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 10 11। आंसर आया 1143। सो ये 1143 हमें माइनस करना है। सो 38,100 में से 1143 हम माइनस भी करेंगे। सो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, कैरी होता है, और ये होगा 0। तो 10 में से 3 गया 7 बचेगा, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 0 में से 1 नहीं जा सकता इसीलिए 0 का हो जाएगा 10,
और ये 8 का हो जाएगा 7, यहाँ से हमने एक नंबर आगे लिया, फिर 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, 7 माइनस 1 हो जाएगा 6 और आंसर आ गया 36,957। तो इस तरीके से मैंने माइनस करके भी आंसर निकाल लिया है। अब क्योंकि ये न्यू RFDD हमने माइनस किया है, इसका भी सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही आएगा, अलग से टू न्यू रिजर्व, यहाँ फुल फॉर्म लिखते हैं हम लोग, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, न्यू RFDD, शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिया मैंने। और RFDD की अमाउंट आ गई थी हमारी 1143। एडजस्टमेंट कितने का होता है, जितना हम प्लस माइनस करते हैं उतने का ही सेकेंड इफेक्ट भी आता है। सो 1143 का हमारा सेकेंड इफेक्ट हो चुका है। लेकिन इसी लाइन में डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी बोला है, यानी सेम प्रोसीजर क्रेडिटर्स के लिए भी है, पर इसे हम कहते हैं RFDC यानी डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और ये देना है 5%। सो 25,700 का 5%, 25,700 इंटू 5/100, तो ये 2 0 कट हो जाएगा, 257 इंटू 5 करेंगे तो 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 प्लस 3 28, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, 1285 ये आंसर आएगा इसका, 1285। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये 1285 को माइनस भी करना है, तो ये जो 25,700 था उसी में से 1285 माइनस करेंगे, तो ये 10 होगा, ये एक यहाँ से कैरी गया इसलिए ये 9 हो गया, ये 7 का हो जाएगा 6, तो 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 8 1, 6 माइनस 2 4 और 5 माइनस 1 4 2, तो 24415 ये हमारा आंसर आया क्रेडिटर्स का। ठीक है, अब ये जो RFDC है इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा PNL क्रेडिट में, क्योंकि ये हमारे लिए गेन होगा, ये हमें पैसा देना था जिसमें से हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है न्यू RFDC। तो ये मैंने लिख दिया और आंसर आया था हमारा 1285। सो ये भी मैंने लिख दिया यहाँ पर। सो इस तरीके से हमारी थर्ड एडजस्टमेंट भी हो चुकी है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं फोर्थ एडजस्टमेंट की तरफ। तो हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। तो क्या दिया गया है, पढ़िए आप भी साथ में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस का 700 एंड सैलरी का 800। आपको क्या करना है, आप मेरे साथ में कीजिए। तो पहले हमें वेजेस में ऐड करना है 700, वेजेस हमने लिख के रखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, और दूसरा हमें ऐड करना है सैलरीज में। ऐड यानी कि आपको प्लस करना है, जोड़ना है अमाउंट को, और लिखते टाइम आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग। तो आप लोग कीजिए, मैं आपको साथ ही साथ ये बताते जाऊंगी। तो पहला हम वेजेस में जाके क्या करेंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस में गए और लिखा ऐड आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना है 700। तो ये हम टोटल ले लेंगे 800 प्लस 700, आंसर आ जाएगा 1500। फिर दूसरा है सैलरीज में भी ऐड करेंगे। तो सैलरीज में भी लिख दिया ऐड आउटस्टैंडिंग, और क्योंकि इसका अमाउंट है 800, सो ये लिख दिया 800, तो अमाउंट आ जाएगा 3800। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये दोनों आउटस्टैंडिंग है और दोनों ही खर्चे हैं, मतलब कि पैसा देना बाकी हो जाता है, तो इसे हम लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हेडिंग देना है, क्योंकि आपका एक नहीं है, दो एक्सपेंसेस है। पहला वेजेस आउटस्टैंडिंग है और दूसरा सैलरीज आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 700, सैलरीज का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 800, सो टोटल गोज टू 1500। हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट हो चुका है। फिफ्थ एडजस्टमेंट, जिसमें क्या कहा गया है, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अब ध्यान से सिंपल तरीके से देखना है कि इंश्योरेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF का फुल फॉर्म होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम, और विथ इफेक्ट फ्रॉम का मतलब उस दिन से शुरू किया आपने। तो उन्होंने कहा है 1 अप्रैल,
तो मैंने लिख दिया अप्रैल, और 15 महीने तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये होते हैं 12 महीने। फिर से आएगा अप्रैल, मई, जून। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 अप्रैल 2018 का है, तो ये भी 2018 का होगा, ये भी 2018 का, ये भी 2018, 2018, और जनवरी से स्टार्ट होगा 2019, यानी कि 2019, 2019, 2019, 2019। सो इस तरीके से हमारा 1 अप्रैल और 31 मार्च 2019 हमारा ईयर एंड ये है, हमारा ईयर एंड ये है, यानी कि हमारे 12 महीने और ऊपर का 3 महीना ये प्रीपेड में जाएगा, यानी कि प्रीपेड यानी एडवांस पेमेंट हुआ है। हमने एक साथ 15 महीने का अमाउंट भर दिया है, ठीक है। अब 15 महीने के लिए हमने कितना अमाउंट पे किया है, सो ये पहले चेक करते हैं हम लोग। टोटल मिला के 15 होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा है इंश्योरेंस आपने पे किया है 1500, ये 15 महीने के लिए, तो मैं पहले 15 से डिवाइड करूँगी, सो आंसर मिलेगा 100 एक महीने का, यानी कि पर मंथ। तो ऐसे कितने मंथ का एडवांस है, 3, सो अमाउंट आ जाएगा 300, जो आपका अमाउंट है एडवांस का। सो आपको इंश्योरेंस में जाना है और इंश्योरेंस में से प्रीपेड माइनस करना है, प्रीपेड या तो एडवांस। तो एडवांस कितना है 300, और करंट ईयर का खर्चा 1200। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा, कोई भी एक्सपेंस अगर आप देना बाकी हो तो लायबिलिटी बोलते हो, पर यहाँ तो एक्स्ट्रा भर दिया है ना, तो एक्स्ट्रा भरना यानी कि असेट जाएगा। सो यहाँ लिखे हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस। ये कौन सी साइड है, ये बैलेंस शीट की असेट साइड पे हम लिख रहे हैं। तो कितना प्रीपेड है 300, 300 रुपया ही एक्स्ट्रा हमने पे किया है, तो वो प्रीपेड अमाउंट है हमारी। लास्ट एडजस्टमेंट है हमारा 6th वाला एडजस्टमेंट, नेक्स्ट पेज पे डेप्रीसिएशन। अगेन इजी एडजस्टमेंट है, और एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि फर्नीचर को कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मैंने इसे गलती से आउटर कॉलम में लिख दिया है, इनर में लिखा है, तो हम इसे पहले आउटर में ले लेते हैं। फर्नीचर ये आउटर में ही आएगा, यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग को एडजस्टमेंट है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की एडजस्टमेंट देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में कितना परसेंट बोला है, डेप्रीसिएशन 5%, तो 5% हमें लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट पे ही कैलकुलेट करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट है 25,000, सो 25,000 इंटू 5/100, तो ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो यहाँ से गए, तो बचा 250 इंटू 5, 5 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, 5 5 ज़ा 20, 5 5 2 ज़ा 10 एंड 2 12, सो आंसर आया 1250। इसके आगे बस लिख देना है जो क्वेश्चन ने दिया है कि हम ये माइनस क्या नाम से कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन के नाम से। कितना माइनस किया पढ़ने वाले को पता चलना चाहिए, 5%। सो अब क्या करना है, माइनस करके भी बताना है। तो 25,000 में से 1250 माइनस करेंगे, तो ये ज़ीरो तो गया, पर ये ज़ीरो कट हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 10 - 5 5, 9 - 2 7, 4 - 1 3 और 2 का 2, 23,750। तो ये आ गया 23,750। अब हमें क्या करना है, ये डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट। आप ध्यान से देखेंगे कि मैं हर बार एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट साथ में देते जा रही हूँ, हम किसी के लिए वेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे 2 डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, सिर्फ एक ही एसेट का डेप्रीसिएशन है हमारे पास। सो अमाउंट आया था 1250। सो इस तरीके से हमने हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली है। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं एक और एडजस्टमेंट है, पर अब ध्यान देखो, तो वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन थी जिससे हम ऑलरेडी रेशियो कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, हमें रेशियो की मदद से हम क्या करेंगे, रेशियो की मदद से हम सिंपली टैली करेंगे। तो ये रहा हमारा पूरा आंसर रेडी है, अब हमें बस टैली करना होगा। तो टैली करने के बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है। सो लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। वो जो सिंपल स्टेप्स है हम पेंसिल से करेंगे। पेंसिल यानी मैं एक और अलग कलर यूज़ कर रही हूँ। आपको एग्ज़ाम में सब आपका एक ही पेन से करना है,
बस ये जो टोटलिंग है ये पेंसिल से करना है एंड देन फाइनल आंसर पेन से लिखना है। मैंने एडजस्टमेंट आपको अलग कलर के पेन से इसीलिए बताया है ताकि आपको समझे कि ये एडजस्टमेंट है और हर एडजस्टमेंट की दो दो इफ़ेक्ट्स दी गई है। अब आपको क्या करना है, पहले पेंसिल से दोनों साइड का टोटल लेना है। तो मैं लूँगी एक ट्रेडिंग का डेबिट का टोटल, दूसरा ट्रेडिंग क्रेडिट का टोटल। तो ट्रेडिंग के डेबिट में 18,100, 35,000, 700 और 1,500। अब आपको हमेशा याद रखना है आउटर कॉलम की अमाउंट से ही कैलकुलेशन होता है। और डेबिट साइड में दो ही अमाउंट है, 57,200 एंड 22,000। अब हमें पहले क्या करना है, इन सब का प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 0, सेकेंड लास्ट डिजिट भी 0, थर्ड लास्ट में है 1 एंड 8, 7 8, 8 + 5 13, 3 1, 9 एंड 5 14 एंड 1 15, 5 1 और ये 5, यानी हमारे डेबिट का टोटल आ चुका है 55,300। अब क्रेडिट का टोटल, तो ये 0, सेकेंड 0, थर्ड पे 2, फोर्थ पे 7 + 2 9 एंड लास्ट डिजिट है हमारा 7। सो टोटल आ रहा है 79,200। सो अब आप देख सकते हैं कि कौन से साइड का टोटल आपको बड़ा दिख रहा है। आपको पेन की मदद से ये टोटल नीचे लिख लेना है। बड़े टोटल की अमाउंट से ही अकाउंट को बंद किया जा सकता है। तो ये 79,200 को बड़े दोनों साइड लिखा। अब हमारा काम है ये जो 79,200 है उसमें से छोटा टोटल 55,300 माइनस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, अब ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल है, ये ट्रेडिंग के डेबिट का टोटल है। क्रेडिट यानी कि इनकम, डेबिट यानी कि खर्चा। यानी हमने टोटल कमाया 79,200 का, उसमें से 55,300 का खर्चा हो चुका है और अब हमारा बचेगा वो है प्रॉफिट, क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा है। तो ये प्रॉफिट कौन सा कहलाएगा, तो ये प्रॉफिट कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सो ये हम माइनस कर लेते हैं, 0 0, ये 12 हो जाएगा, ये 8, 12 - 3 9 होता है, 8 - 5 3 होता है और 7 - 5 2 होता है। सो हमारा आंसर आ गया है 23,900। क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये सीधा नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, सो ये आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। कैरीड डाउन मतलब इसको आगे के अकाउंट में लेके जाएंगे। तो आगे के अकाउंट में यानी कहाँ, तो ये है डेबिट में, तो ये आ जाएगा यहाँ के क्रेडिट में। मैंने ये मार्किंग किया है आपको समझाने के लिए, आपको ये एग्ज़ाम में करना नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, सो 23,900। सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो पहला साइड आ जाएगा P&L डेबिट का टोटल, दूसरा साइड P&L क्रेडिट का टोटल। ठीक है, सो P&L डेबिट और क्रेडिट का टोटल लेंगे। डेबिट में अमाउंट्स कौन कौन सी है हम पहले वो लिख लेते हैं। तो डेबिट की अमाउंट है 1,600, फिर है 1,000, 1,900, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, 1,900, फिर है 3,800, 1,200, 1,143 एंड 1,250। सो इस तरीके से डेबिट का सारा अमाउंट्स मैंने लिख दिया है और आपको हमेशा याद रखना है आउटर कॉलम की अमाउंट्स को कंसिडर करना होगा आपको। ठीक है, अब वैसे ही आपको क्रेडिट साइड का भी टोटल लेना है। तो क्रेडिट साइड में हमारी अमाउंट है 23,900, दूसरा अमाउंट है 50, थर्ड अमाउंट है 250, फोर्थ अमाउंट है 1,285। सो इस तरीके से हमारा टोटल हम लेना शुरू करेंगे। सो पहले क्रेडिट का टोटल ले लेते हैं। क्रेडिट के टोटल में लास्ट डिजिट है 5, फिर 5 5 10 एंड 8 18 8, 1 कैरी होगा, 1 + 9 10, 10 एंड 2 12 एंड 2 14 4, 1 कैरी होगा, फिर 1 एंड 3 4, 4 एंड 1 5। सो 25,485 ये आपके क्रेडिट का टोटल है।
और अब डेबिट के टोटल में हम जाएंगे। सो डेबिट का टोटल में ये लास्ट डिजिट जो है आपकी ये आ जाएगी 3, सेकेंड लास्ट डिजिट 4 and 5 9, थर्ड लास्ट डिजिट 6 and 9 15, 15 and 8 23, 23 plus 2 25, 25 plus 1 26, 26 and 2 28 2, फिर फोर्थ और लास्ट डिजिट है 2 and 1 3, 1 4, 1 5, 5 and 3 8, 1 9 10 11। सो आंसर आया 11893। तो हमारे दोनों साइड का टोटल आ चुका है 11893 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 25485। अब आपको क्या करना है, अगेन सेम प्रोसीजर, दोनों साइड में से जिस भी टोटल साइड का टोटल बड़ा आया है उसी से हम अकाउंट क्लोज करते हैं। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है 25485 और 25485। अगेन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट का टोटल, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट का टोटल। तो क्रेडिट का टोटल है 25485 और डेबिट का टोटल है 11893। तो अगेन फिर से क्रेडिट यानी इनकम, डेबिट यानी खर्चा, यानी आंसर आएगा आपका प्रॉफिट, बट ये वाला प्रॉफिट होगा फाइनल यानी कि नेट प्रॉफिट। तो आप भी मुझे माइनस करके साथ में ही आंसर बताएं। तो मैं आपको उतना ही साथ में टाइम देते जा रही हूँ सो दैट आपको कैलकुलेशन करने का भी उतना टाइम मिले। तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा और जब मैं लिखूँगी तो आप उसके साथ क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा आंसर आएगा ये लास्ट में 2, ये 18 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 18 माइनस 9 आएगा 9, 3 में से 8 नहीं जाएगा इसलिए 13 हो जाएगा, ये 5 का 4 होगा तो 13 माइनस 8 करेंगे तो 5 आएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 और 2 माइनस 1 1। आंसर आया है 13592। सो कंग्रेचुलेट अगर आपने आंसर सही निकाला है तो अब आगे कैलकुलेट करते हैं। एक चीज़ याद रखिए, आपको कैलकुलेटर्स यूज़ करना नहीं अलाउड है एग्ज़ाम में, तो कोशिश कीजिए आप जितना भी हो आप हैंड रिटन ही कैलकुलेट करें। नेक्स्ट है, यानी ये जो आंसर आया है नेट प्रॉफिट। अब इसके आगे हमें लिखना रहेगा दोनों पार्टनर्स का नाम, एक है रीना, दूसरी है आरती। अब ये रीना और आरती में हमें टोटल 13,592 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 13,592 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने शुरू में ही देखा था कि उनका रेशियो है 5:3। तो 5:3 के रेशियो में रीना को और आरती को देना है। तो रीना और आरती का 5:3 यानी टोटल 8 से होगा। तो पहले मैं क्या करूँगी, 8 से डिवाइड कर लूँगी, ये जो अमाउंट मुझे बांटना है 13,592 को 8 से डिवाइड किया तो 8 1 ज़ा 8, 55 आता है, 8 6 ज़ा 48 होगा, 48 में से 7 आया, ये अभी 9 नीचे आएगा तो 79 हो गया। तो 8 9 ज़ा 72, फिर से 7 बचेगा, फिर ये 2 आ जाएगा नीचे तो इससे फिर से आया 72, तो 9 ज़ा 72, तो ये हो गया 0। तो इस तरीके से रीना को 1699 और आरती को भी 1699, पर ये एक हिस्सा है। ऐसे कितने हिस्से देने हैं, तो ये है उनका शेयर। तो रीना को 5 हिस्से देने हैं और आरती को 3। सो अब मुझे करना है मल्टीप्लाई, 1699 इंटू 5, 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45 प्लस 4 49, 5 6 ज़ा 30 एंड 4 34, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 8। तो रीना को मिलेगा 8495 और आरती को 1699 इंटू 3। तो 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, 28 29, 3 6 ज़ा 18 19 20, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 5, 5097। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है और यही अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे 8495 एंड 5097। अब ये उन्हें हमने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, अब ये उन्हें दे देना है यानी कि उनके अकाउंट में दिखाना है। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आया तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा बाय नेट
प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में इसको आया 8495, करेक्ट, 8495 एंड 5097, 8495 5097। प्रोसेस अगेन सेम रहेगा। अब रीना और आरती का अगर आप देखेंगे तो दोनों का क्रेडिट साइड ही बड़ा है। तो मैं पहले रीना का टोटल ले लेती हूँ क्रेडिट का। क्रेडिट में है उसका 50,000 और दूसरा 8495 ज्वाइन हो गया, तो टोटल आ जाएगा 58,495। वैसे ही आरती का, उसका है 30,000 और साथ है ऐड कर देंगे 5097, तो टोटल हो जाएगा 35,097। अब क्या करना है, जो बड़ा टोटल होता है उसे हम दोनों साइड लिख लेते हैं। तो ये मिल गया मुझे बड़ा टोटल, तो ये आ जाएगा 58,495। रीना का दोनों साइड 58,495, आरती का दोनों साइड आ जाएगा 35,097, 35,097। अब डेबिट साइड में ऑलरेडी एक एक अमाउंट है तो वो माइनस कर लेंगे। तो रीना के डेबिट में है 2000, ये रहा 2000, तो ये माइनस करने पे मिलेगा 56,495। और आरती के इसमें डेबिट में है 1000, तो ये 1000 माइनस करके आपको मिलेगा 34,097। सो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि इनका नया कैपिटल का अमाउंट है 56,495 रीना का और आरती का 34,097। अब ये जो नया कैपिटल है इसे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे और इसे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। पहला है रीना, दूसरा है आरती। तो रीना का हो जाएगा 56,495 और आरती का 34,097। अगर हम इसे टोटल ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 2 और फिर 9 एंड 9 हमें प्लस करना है। तो मैं यहाँ कर देती हूँ 56,495 प्लस 34,097। तो ये 12 1 9 9 18 1 19 9 1 5 6 एंड 4 10 0 1 और 9 90,592 90,592। ठीक है, सो इस तरीके से हमने प्लस कर लिया है। तो हमारा प्लस करके टोटल आ चुका है। बस अब हमें क्या करना है, द सेम प्रोसेस शुड बी रिपीटेड। सो अब मैं ये सब रफ कर रही हूँ सो दैट आपको लायबिलिटी और एसेट का टोटल लेने में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, सो मैं लायबिलिटी और एसेट्स के जो भी अमाउंट है वो लिख रही हूँ। पहले लायबिलिटीज़ के, यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, आउटर कॉलम अमाउंट लिखनी है। तो आउटर कॉलम अमाउंट में है 90,592 24,415। एडजस्टमेंट वाली भी अमाउंट आपको लेनी है। एंड दूसरा असेट साइड, असेट साइड में 36,957 23,750 20,000 2,000। क्रेडिट साइड का ही आउटर कॉलम ही ले रहे हैं हम लोग। 11,500 300 एंड लास्ट 22,000। सो इस तरीके से अब हमें बस टोटल लेना है। टोटल यानी ऐड करना है। पहले लायबिलिटी का दोनों प्लस करेंगे, फिर असेट का सब प्लस करेंगे, तो दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। 5 एंड 2 7, 9 एंड 1 10, ये जो 1 है 10 0 1 कैरी होगा। 5 1 6 6 एंड 4 10 एंड 5 15 5 1 4 एंड 1 5 एंड 1 6 9 एंड 2 11 116,507। अब ये एसेट साइड का भी देखते हैं। तो लास्ट डिजिट आ गया 7, गुड, 7 सेम आ गया। 5 5 10 10 यानी लास्ट सेकेंड लास्ट डिजिट 0 आ गया, गुड। फिर थर्ड डिजिट देखते हैं। 9 एंड 1 10 10 एंड 7 17 17 एंड 5 22 22 एंड 3 25 25 यानी थर्ड डिजिट भी आ गया, करेक्ट, 5। फिर फोर्थ डिजिट 4 2 एंड 6 8 9 10 11 11 12 13 14 14 एंड 2 16 1। हमारा फोर्थ डिजिट भी करेक्ट आ चुका है पीछे से। नेक्स्ट है 3 एंड 1 4 4 एंड 2 6 6 एंड 2 8 8 एंड 1 9
9, 10, 11। सो हमारा दोनों साइड का टोटल आ चुका है सेम। हमारा आंसर हो चुका है टैली और हमारा आंसर है करेक्ट। ये देखिए इस तरीके से। आई होप आपको ये सम हमने कैसे सॉल्व किया है समझ में आया होगा। और अगर आपको ये सम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो बिना डरे बिना झिझक के मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए आपका मैसेज। मैं उस आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड एंड आई होप आपको ये सही में यूज़फुल होगा। और अगर यूज़फुल हुआ है तो अपने सेम एज अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए सो दैट इवन दे कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस वीडियोज़ एंड we'll meet in the next video with another sum of final accounts. Thank you so much.